जय हिंद फ्रेंड्स, भारत समाचार के इस शो अवधनामा में आपका स्वागत है। मध्यकाल की धारा की शुरुआत हो चुकी है। इस्लाम पर मैं आपसे चर्चा कर चुका हूं। महमूद गजनी की कहानी चल रही है, लेकिन इससे पहले उस कहानी को मैं पूरा करूं, उस नारे को दोहराना है। पढ़ो क्योंकि सीखना है, सीखो क्योंकि समझना है, समझो क्योंकि उन्नति करना है। पिछले एपिसोड में मैं आपसे कह रहा था कि जो भी होम कैडर में सक्सेसफुल रहा, उसने भारत में रुकने की कोशिश नहीं की। मैंने आपको दो एग्जांपल पिछली बार दिए थे, महमूद गजनी, तैमूर लंग। ये दोनों होम कैडर में सक्सेसफुल हैं। भारत आए, पैसा लिया, बैक टू पवेलियन। लेकिन मोहम्मद गौरी और बाबर होम कैडर में सक्सेसफुल नहीं है। महमूद गजनी भारत आता था, धन लेता था वापस। उसकी महत्वाकांक्षा थी होम कैडर में अपने आप को मजबूत करने की, रेशम मार्ग पर अपने आप को रेशम मार्ग पर अपने आप को स्थापित करने की। और मैंने आपको बताया कि वो ईरानी पुनर्जागरण, इरानियन रेनेसांस का प्रमोटर है। भारत के इतिहास में अगर वो विलन है तो ईरान के इतिहास में वो हीरो है। 1025 सोमनाथ की लूट, कहानी शुरू हुई वहन से और खत्म हुई सोमनाथ पे। अब भारत के इतिहास में उसे लुटेरा कहकर छोड़ दिया जाता है कि महमूद एक लुटेरा है। जो भी व्यक्ति अपनी संपत्ति की रक्षा नहीं कर पाएगा, उसकी संपत्ति लूटी ही जाएगी। हर गांव में महमूद गजनी, हर शहर में महमूद गजनी। वो जो गांव में भाई का खेत कब्जा कर ले रहे कमजोर भाई का, वो महमूद गजनी नहीं है। वो जो शहर में मकान खाली पा गए, कब्जा कर लिए, वो महमूद गजनी नहीं है। कहां नहीं है महमूद गजनी? कहां नहीं है महमूद गजनी? गांव गांव में है महमूद गजनी, शहर शहर में है महमूद गजनी। संपत्ति कमजोरों के साथ नहीं रह सकती, इसलिए जब भी लूटो तो अपना मूल्यांकन करो, दूसरे को गाली देने के बजाय। ठीक है, भारत का इतिहास उसे एक लुटेरा मानता है। आया, मंदिरों को उसने लूटा, लेकिन भारत के इतिहास में उसकी अपनी प्रासंगिकता है, रेलेवेंसी। क्या रेलेवेंसी है? पहली रेलेवेंसी, उत्तरा पथ, नॉर्दर्न पाथ को उसने जोड़ा सिल्क रूट से। ये जो आज NH1 NH2 है ना, इसको उसने फिर से जोड़ा सिल्क रूट से। ये पहली रेलेवेंसी है। उत्तरा पथ को उसने जोड़ा सिल्क रूट से। दूसरी रेलेवेंसी, वो लगातार भारत आता रहा, छोटे छोटे राजवंशों का विनाश करता रहा, पॉलिटिकल वैक्यूम पैदा कर दिया, राजनीतिक शून्यता। उस राजनीतिक शून्यता ने बड़े राजवंशों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। तीसरा, तृतीय नगरीकरण की धारा की नींव रखी, थर्ड अर्बनाइजेशन। तृतीय नगरीकरण की धारा की नींव, पहला नगरीकरण इंडस वैली सिविलाइजेशन, दूसरा नगरीकरण 6th सेंचुरी BC, तीसरा नगरीकरण थर्ड अर्बनाइजेशन की नींव किसने रखी? महमूद गजनी ने। और चौथी प्रासंगिकता, गजनी के साथ भारत में इस्लाम का आगमन।
और इस बार इस्लाम का झंडा किसके हाथ में रहा? सूफियों के हाथ में। सूफियों पे चर्चा करूंगा, बड़ी विशेष चर्चा करूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, महमूद गजनी लुटेरा है, अच्छी बात है, लेकिन महमूद ने आपको लूटा, तैमूर ने आपको लूटा, नादिर शाह ने आपको लूटा, अब्दाली ने आपको लूटा, क्लाइव ने आपको लूटा, कॉर्नवालिस ने आपको लूटा, कर्जन ने आपको लूटा, वेलेस्ली ने आपको लूटा, मिंटो ने आपको लूटा, हार्डिंग ने आपको लूटा। और आज जब तुम अपनी किसी भी पराजय की वजह दूसरे में खोजोगे तो तुम्हारा विकास कभी नहीं होगा, होगा ही नहीं, संभव ही नहीं है। संभव ही नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर क्यों महान बने? अपने को देखा उन्होंने। वो भी बहाना बना सकते थे, वो भी स्कूल नहीं जा सकते थे, वो भी कह सकते थे कि पापा हमको गाली देते हैं लोग, हमको पापा दलित बोलते हैं, हमको क्लास में नहीं बैठने देते। उस व्यक्ति ने अपने ऊपर ध्यान दिया, खुद के ऊपर, और आज वो व्यक्ति भगवान के दर्जे में है। महमूद गजनी, उसके बारे में एक कहानी मैंने सुनी, बड़ी प्यारी कहानी। कहते हैं महमूद को किसी दरवेश ने कहा था कि तुम अपने खजाने में मत जाना। कंजूस बहुत था महमूद गजनी। किसी दरवेश ने उससे कहा था कि तुम अपने खजाने में मत जाना, नहीं तो तुम्हारा बुरा हो जाएगा। और एक दिन शायद अनजाने में वो अपने खजाने में पहुंच गया। अकूत संपत्ति, अथाह संपत्ति। और अपने खजाने को देखकर वो पागल हो गया। सोने का सिक्का अपने ही ऊपर गिराने लगा कि ये सब मेरा, ये सोना मेरा, ये चांदी मेरा, ये मोती मेरा, ये हीरा मेरा। पागल हो गया। कहते हैं महमूद गजनी की सड़कों पर पागल होके मरा। हालांकि इतिहासकार ये भी कहते हैं कि उसको एक्यूट लेथल ट्यूबरक्लोसिस थी, लेथल ट्यूबरक्लोसिस, और मलेरियल इन्फेक्शन भी मानते हैं। लेकिन ऐसा मैंने सुना है, ये कहानी मैंने सुनी है कि महमूद गजनी पागल होके मरा, पागल होके। इतिहास के किसी भी पात्र को हिंदू बनकर मत देखो, मुसलमान बनकर मत देखो। और तुमको दिखाया जा रहा है, तुमको दिखाया जा रहा है कि महमूद गजनी इस्लाम का नायक है। महमूद गजनी तो एपीजे कलाम, ये कौन है? हां, महमूद गजनी एक सफल शासक है, अच्छा योद्धा है, स्ट्रैटेजिस्ट है। अभाव में होते हुए अपनी शक्ति का विस्तार करता है। इतिहास उसकी तारीफ करेगा, इतिहास उसकी तारीफ करेगा, निश्चित तौर पर करेगा, एकदम करेगा। उसकी योग्यता को सलाम करेगा। गजनी अभावों का क्षेत्र, अभाव, पैसा है नहीं लेकिन महत्वाकांक्षा है, और अपनी हर कमी को उसने खत्म किया और अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा किया। और एक जगह जहां वो लुटेरे के रूप में प्रसिद्ध है, दूसरी जगह वो महानायक के रूप में प्रसिद्ध है, और इतिहास में एक अहम स्थान है उसका, इससे नकारा नहीं जा सकता। 1030 में महमूद गजनी की मृत्यु हो गई। आमतौर पर योग्य पिता के योग्य पुत्र नहीं होते, क्योंकि वो योग्य पिता अपनी सारी योग्यता अपने पुत्र में डाल देना चाहता है।
मैंने बड़े सारे पिताओं को देखा, वो अपने बेटों को अपने जैसे बनाना चाहते हैं। ऐसे मत खाओ, वैसे मत खाओ, ऐसे मत बैठो, वैसे मत बैठो, यहां पढ़ो, वहां बैठो। अरे सरकार, एवरी इंडिविजुअल इज द आउटकम ऑफ हिज और हर सर्कमस्टेंसेस। हर व्यक्ति का निर्माण उसकी परिस्थितियां करती हैं। अकबर का निर्माण उसकी परिस्थितियों ने किया, जहांगीर का निर्माण उसकी परिस्थितियों ने किया, शाहजहां का निर्माण उसके, हर व्यक्ति। बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने देखा, बहुत सारे मां बाप को मैंने देखा, बहुत सारे लोगों को तो मैंने मना भी नहीं किया। भगवान कृष्ण के मां बाप जेल में थे, भगवान हो गए, कोई था ही नहीं बताने वाला। हजरत मोहम्मद के मां बाप नहीं थे, पैगंबर हो गए। अब्राहम लिंकन को कोई बताने वाला नहीं था, और ना जाने कितने लोग। महमूद गजनी एक बहुत ही सख्त पिता था। उसने अपने बच्चों को एकदम कंप्लीट कमांड और डिसिप्लिन में रखा। जब उसकी मृत्यु हुई, उसका कोई भी उत्तराधिकारी इतना योग्य नहीं रहा जो उसके बाद उसकी खड़ी की हुई सल्तनत को संभाल सके। धारा बढ़ती रही। गजनियों के सामंत थे घुरिद्स। गजनी से थोड़ी दूर पे एक जगह है घुर, जगह का नाम है। जैसे हम यहां कहते हैं आदम गोंडवी, मजरू सुल्तानपुरी, शबाना आजमी। आजमगढ़ की है ना शबाना आजमी, शबाना आजमी, कैफी आजमी। ऐसे मोहम्मद गोरी, ये जो शब्द गोरी आता है ना, ये जगह के नाम से आ रहा है, घुर। ये जो घुरिद हैं, घुरिद, ये सामंत थे गजनी के, सबऑर्डिनेट। और गजनवियों ने अलाउद्दीन के भाई के साथ कुछ बदतमीजी कर दी। अलाउद्दीन गवर्नर था घुर का, और अलाउद्दीन गजनी में घुसकर जला देता है गजनी को, और वहीं से उसका नाम पड़ता है अलाउद्दीन जहांसोज, दुनिया को जलाने वाला। और यहीं से घुरिद यानी गौरियों के परिवार के उत्थान की शुरुआत। कौन सी डायनेस्टी? शंशबनी डायनेस्टी। इस डायनेस्टी में दो भाई हैं, एक गियासुद्दीन महमूद, एक मोहम्मद इब्न सैम। दो भाई हैं, गियासुद्दीन महमूद, मोहम्मद बिन सैम। और दोनों भाइयों ने समझौता किया कि भाई एक रास्ते को तुम कब्जा कर लो और दूसरे रास्ते को मैं कब्जा कर लूं। रूट ए को तुम कब्जा कर लो, रूट बी को मैं कब्जा कर लूं। रूट ए मतलब सिल्क रूट। कहां से शुरू होता है? चीन से ईरान, चीन से ईरान, ईरान से सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया से यूरोप। तो गियासुद्दीन महमूद ने कहा कि भाई मैं रूट ए पे कब्जा करता हूं और तुम रूट बी पे कब्जा करो। रूट बी उत्तरापथ, नॉर्दर्न पाथ, तक्षशिला से ताम्रलिप्ति, पाकिस्तानी पंजाब से आज का बांग्लादेश, रूट बी। दोनों भाइयों ने समझौता किया कि हम एक एक रास्ते पर कब्जा करते हैं। घुरिद्स भाइयों ने यह प्लान बनाया कि हम एक एक रास्ते पर कब्जा करते हैं। अब ये गजनवी राजवंश के लोग, इन्होंने पंजाब में अपना अड्डा बना लिया गौरियों के डर से। गजनी छोड़ दिया इन्होंने, पंजाब चले आए। पंजाब में इन्होंने अपना अड्डा बना लिया, पंजाब में बैठे थे। मोहम्मद इब्न सैम उर्फ मोहम्मद गोरी, मोहम्मद इब्न सैम उर्फ मोहम्मद गौरी, छोटा भाई, इसको जिम्मेदारी मिली रूट बी की। अब भारत में घुसने के दो दरवाजे, एक खैबर, एक बोलन। खैबर के दरवाजे पर गजनवी बैठे थे,
अभी उस राजवंश का पूर्ण विनाश नहीं हुआ था, वो खैबर के दरवाजे पे बैठे थे, पंजाब में बैठे थे, तो इसने प्लान बनाया कि मैं बोलन के दरवाजे से अंदर घुसूंगा, बोलन दर्रे से। 1178 एडी, 1178। पर वहां एक बहुत बड़ी बाधा है, रन ऑफ कच्छ। वहां अच्छी आर्मियां फंस जाती हैं, सप्लाईज रुक जाती हैं, और उसने वहां से घुसने की कोशिश की मोहम्मद गौरी ने बोलन दर्रे से 1178 में। और गुजरात का एक शक्तिशाली राजा था मूलराज, भीमा सेकंड, सोलंकी राजा, बहुत मारा मोहम्मद गौरी को, जान बचा के भागा मोहम्मद गौरी। और तब उसे अंदाजा हुआ कि ना ना, भारत का दरवाजा बोलन नहीं है, भारत का दरवाजा है खैबर। लेकिन खैबर के दरवाजे पे कौन बैठा है? गजनी, गजनी राजवंश के लोग बैठे हैं। और गजनी राजवंश का अंतिम राजा खुसरो मलिक, 1190 मोहम्मद गौरी ने लाहौर का घेरा डाल दिया। और बड़ी मजेदार घटना घटी, सुन लो। किंगशिप नोज नो किंगशिप। राजशाही किसी रिश्तेदारी को नहीं मानती, किसी दोस्ती को नहीं मानती, किसी संबंध को नहीं मानती। यह नियम है राजशाही का। किंगशिप नोज नो किंगशिप। 1190 में मोहम्मद गौरी ने लाहौर का घेरा डाल दिया। गजनी राजवंश का अंतिम शासक खुसरो मलिक, उसने खुसरो मलिक को पैगाम भेजा। किसने? मोहम्मद गौरी ने। भाईजान, हम भी मुसलमान, तुम भी मुसलमान, आओ दोनों मुसलमान भाई मिलकर इन काफिरों का विनाश करें, राजपूतों का। और खुसरो मलिक बाहर निकल आए। अस्सलाम वालेकुम। और जैसे ही खुसरो मलिक बाहर निकले, गौरी ने डालकर हिला दिया। बहुत अच्छा किया। जिस फील्ड में तुम हो, जिस क्षेत्र में तुम हो, अगर तुम उसके आधारभूत सिद्धांतों को नहीं जानते, एरिस्टोक्रेसी, कभी कभी तुम्हें बड़ा ऑड लगता होगा, भाई ने भाई को मार डाला, बेटे ने बाप को मार डाला। चाचा भतीजा लड़ गए, सास बहू लड़ गई, मां बेटे लड़ गए। पता है क्यों? क्योंकि राजनीति का सिद्धांत है किंगशिप नोज नो किंगशिप। और बहुत बड़ा सिद्धांत है। और सिद्धांत पढ़ना और सिद्धांत हजम करना दोनों बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। 1190 मोहम्मद गौरी ने खुसरो मलिक को मार डाला धोखे से। लाहौर पे कब्जा, पंजाब पे कब्जा। 1190 में मोहम्मद गौरी का पंजाब पर कब्जा। और 1190 में दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान, राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान। राजपूत बहादुर बहुत हैं, उनकी बहादुरी पर कोई शक नहीं है। वीर बहुत है, ये बहादुर बहुत है, नैतिकवान बहुत है, आदर्शवादी बहुत है। अब दुर्योधन से क्या नैतिकता लगाओगे? दुशासन से क्या नैतिकता लगाओगे? शकुनी से क्या नैतिकता लगाओगे? राजपूतों की वीरता में कोई कमी नहीं है, राजपूतों की बहादुरी में कोई कमी नहीं है, राजपूतों की युद्ध करने की क्षमता में कोई कमी नहीं है। लेकिन ये दुश्मन जो बाहर से आ रहा है, अब एक राजपूत दूसरे राजपूत से लड़ रहा है, तो दोनों आदर्श को समझते हैं, नैतिकता को समझते हैं,
लेकिन ये जो दुश्मन बाहर से आ रहे हैं, इनके लिए कौन सा आदर्श? मध्य एशिया और पश्चिम एशिया के लोगों के लिए कौन सा आदर्श? 1190 पिक्चर बनाई यहां, 1190, 1190। आंख बंद करिए। पंजाब में कौन मौजूद है? मोहम्मद गौरी। कहां? लाहौर में। 1190। पंजाब के दूसरे साइड कौन मौजूद है? पृथ्वीराज चौहान। चौहान राजवंश का गढ़ कहां है? अजमेर। अनंतपाल तोमर पृथ्वीराज चौहान के नाना, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान से खुश होकर दिल्ली का कार्यभार भी दे दिया। अजमेर, दिल्ली, दिल्ली यानी पंजाब। अब पंजाब के उस तरफ मोहम्मद गौरी, पंजाब के इस तरफ पृथ्वीराज चौहान, दोनों की सीमाएं एक दूसरे के आमने सामने। और मोहम्मद गौरी का उद्देश्य उत्तरापथ पर कब्जा। $1190 पिक्चर बनाइए, आंख बंद कर लीजिए। पंजाब के उस पार मोहम्मद गौरी, पंजाब के इस पार पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी का उद्देश्य उत्तरापथ पर कब्जा। तबर हिंद, आज उस जगह का नाम है भटिंडा। इसी जगह को लेकर दोनों में द्वंद्व हो गया, दोनों में झगड़ा हो गया। चौहान ने कहा भटिंडा हमारा, पृथ्वीराज चौहान ने कहा भटिंडा हमारा। मोहम्मद गौरी ने कहा नहीं नहीं, भटिंडा तो हमारा है। तब उसका नाम था तबर हिंद। और इसी तबर हिंद भटिंडा को लेकर पहला तराइन का युद्ध हुआ 1191। पृथ्वीराज चौहान जीत गए। मोहम्मद गौरी घायल अवस्था में मैदान में पड़ा हुआ। बस तलवार निकालकर गर्दन अलग करनी थी, पर पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि हम राजपूत हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए। अरे वचन चाहे जितना जाए, प्राण क्यों जाए? मैं नहीं कह रहा हूं, ये भगवान कृष्ण कहते हैं, वचन जाए पर प्राण न जाए। वचन दिया था उन्होंने कि महाभारत के युद्ध में मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन जब भीष्म पितामह भीषण बाण चलाने लगे तो एक बार उन्होंने भी हथियार उठा लिया। कई घरों में आप उनकी फोटो देखेंगे महाभारत की, रथ का पहिया लेकर भीष्म पितामह की तरफ भाग रहे हैं। वचन चाहे जितना जाए, प्राण न जाए। इस दुनिया का खेल क्या है? हमको दिखाई पड़ता है सूरज पूरब में उगता है, पश्चिम में अस्त होता है। असलियत क्या है? हमको लगता है कि धरती पूरब से पश्चिम की तरफ घूमती है। असलियत क्या है? पश्चिम से पूरब की तरफ। यहां तुम्हें जो कुछ भी दिखाई पड़ता है उसका उल्टा ही होता है। सारे स्कूल, सारे आदर्शवादिता की शिक्षा देते हैं, सारे एथिक्स, आइडियलिज्म, संस्कार। मजबूरी भी है उनकी, क्योंकि हर स्कूल को पता है कि शिक्षा किसी को कुछ भी दे दो, जो समझदार है वो राज करेगा। और समझदारी किसी किताब में नहीं है, किसी दुकान में नहीं है, किसी दवाई में नहीं है। स्कूल, एक क्लास में 50 लड़के हैं, 40 क्लर्क, 5 आईएएस, आईपीएस, 3 डॉक्टर, इंजीनियर, 2 सेंट्रल मिनिस्टर। वो 2 सेंट्रल मिनिस्टर जो क्लास में सबसे निकम्मे, वो सेंट्रल मिनिस्टर। जो क्लास में सबसे अच्छे, क्लर्क, मैनेजर। इसीलिए तो इस समाज को भाग्य को मानना पड़ता है कि अरे भैया अब क्या कही। अब क्लास में टीचर ने बताया कि अहिंसा भगवान का मार्ग है, जो अहिंसा का पालन करेगा वो स्वर्ग जाएगा, बैकुंठ जाएगा, जन्नत जाएगा, भगवान के करीब में बैठेगा।
समाज में बहुत लोग आपको मिलेंगे जो आपको कहेंगे भैया हम आज तक भैया कभी झूठ नहीं बोले भैया। क्या करते हो? चपरासी है भैया। इसीलिए हो। झूठ बोलना ना बोलना बड़ी बात नहीं है, झूठ कहां बोलना है और कैसे बोलना है। अब आपने एक रिक्शा वाले से कहा कि जरा 2 किलोमीटर छोड़ दे, उसने कहा नहीं छोड़ेंगे। आपने पिस्टल निकाला, रिक्शा वाले को मार दिया। यह हत्या है। आपको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आप हाईवे का टेंडर लेने गए, नेशनल हाईवे श्रीनगर से कन्याकुमारी 5,000 करोड़, और वहां शूट आउट हो गया। लेकिन टेंडर आपको मिल गया और शूट आउट में 10 लोग मर गए। यह हत्या नहीं है, यह है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। बहुत सारे अपराधी जेलों में पड़े, उन्होंने कुछ किया ही नहीं। अपराधी जेल में नहीं है, बेवकूफ जेल में है। किसी ने भाई को मार दिया है, किसी ने पटीदार को मार दिया है, किसी ने गुस्से में आके किसी राहगीर को मार दिया है। अपराधी जेलों में नहीं है, जेलों में बेवकूफ हैं। आप याद करिए, आपके पिताजी ने आपसे कहा होगा, आपके पेरेंट्स ने आपसे कहा होगा कि बेटा 10th बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, 10th में परसेंटेज ले आओ, जिंदगी बन गई। आप ले आए। उन्होंने कहा बेटा 12th फाइनल एग्जाम जीवन का, कॉलेज बढ़िया मिल जाएगा, हिंदू कॉलेज मिल जाएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक से एक कॉलेज मिल जाएगा बेटा। फिर आप लड़ मर के भाग गए। फिर बोले बेटा आईआईटी, बेटा आईआईटी में जिंदगी बन गई बेटा। फिर आपने जान दिया, आप आईआईटी भी पा गए। फिर बोले बेटा आईआईटी, बगल में शर्मा जी का लड़का देखो, 4थी रैंक आईएएस में, 15 करोड़ दहेज, नौकर को मर्सिडीज दिया है। अब आप आईएएस से निकले, आईआईटी से निकले, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, फिर 2-3 साल आप खटे, आपकी भी आ गई सेकंड रैंक आईएएस में, खूब माला वाला पहनाया गया, ढोल वोल बजाएगा, नाचा पूरा परिवार। फिर आपको मिल गया यूपी कैडर, यूपी कैडर में पोस्टिंग हो गई गोरखपुर। अब आगे क्या कहें? यूपी कैडर में पोस्टिंग हो गई प्रतापगढ़, यूपी कैडर में पोस्टिंग हो गई इटावा, यूपी कैडर में पोस्टिंग हो गई गोंडा। यहां छोटे छोटे राजा हैं, जब आओगे तब देखोगे उनको, पहुंचते ही मैसेज आ जाएगा कि साहब आराम से रहिए, जो खाने पीने की जरूरत हो बताइए, प्रशासन हम चलाएंगे, दस्तखत कर देना। राजाओं के नीचे राजा हैं। ग्राम प्रधान आ जाएगा अंगोछा डाले हुए कि पावड़ा जी नमस्कार, ये लीजिए मुख्यमंत्री जी से बात करिए। हमारे गोंडा का आदमी मुख्यमंत्री से नीचे बात ही नहीं करता। उससे कोई काम कह दो कि यार लाइसेंस नहीं मिल रहा बंदूक का, अरे मुख्यमंत्री जी से कह देंगे, पता नहीं किसको फोन मिलाता है, सीधे मुख्यमंत्री से बात करता है हर आदमी। काम कोई नहीं होता। यह भी बड़ी अजीब बात है। जिंदगी मतलब युद्ध, पर किससे लड़ना है, कब लड़ना है, किस मुद्दे पे लड़ना है, यह पता होना चाहिए। लड़ाएगी तो वो तुम्हें है ही है, छोड़ेगी थोड़े। किसी को नहीं छोड़ा उसने, छोड़ा ही नहीं, कोई नहीं बचा। नियम है ये, कभी टूटा ही नहीं। पृथ्वीराज चौहान जी ने पहले तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया। बोले हम राजपूत हैं। अरे तुम नहीं मार सकते थे, अवध ओझा से कह देते, वो मार देता। वो थोड़ी राजपूत था, और भी तो लोग रहे होंगे, उनसे कह देते कि तुम जरा अलग कर दो, देख लेना। जी जी भैया। और मोहम्मद गौरी योग्य, युवा, डायनेमिक, उसके आदमी उसको उठा के ले गए, पहुंचा लाहौर। जितने अधिकारियों ने गलत सूचनाएं दी थी सबको लटकवा दिया।
अपनी पत्नी को खत लिखा उसने कि अब मुलाकात या तो जन्नत में होगी और या दिल्ली में। क्या जज्बे वाला आदमी रहा होगा। 1 साल वो युद्ध के मैदान में ही रहा, प्रैक्टिस। पृथ्वीराज चौहान, इनको बेचारे को लगा कि जैसे महमूद गजनी लुटेरा था, आता था, लूटता था, चला जाता था, वैसे ये भी लुटेरा है ना। महमूद गजनी लुटेरा था, मोहम्मद गौरी विस्तारवादी था, एक्सपेंशनिस्ट। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी की मनोदशा, उसके उद्देश्य को समझ नहीं पाए, आंतरिक मामलों में उलझे रहे। भाई महमूद गजनी आता था, लूटता था, चला जाता था, इनको लगा ये भी लुटेरा है। वो लुटेरा नहीं था, वो विस्तारवादी था, एक्सपेंशनिस्ट था। ये आंतरिक मामलों में उलझे रहे, वो अपनी तैयारी करता रहा और जबरदस्त तैयारी किया उसने। और 1192 में सेकंड तराइन का युद्ध, पृथ्वीराज चौहान हार गए। दिल्ली और अजमेर पर कब्जा। कुछ दिन उसने इनको अजमेर का चार्ज दिया, खत्म कर दिया इनको। और फिर दिल्ली और अजमेर का चार्ज उसने अपने मातहत अधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया और वापस चला गया अपने भाई की मदद करने घुर। वो उधर घुर चला गया, मोहम्मद गौरी वापस लौट गया। इधर कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रभार सौंप दिया कि तुम देखो दिल्ली और अजमेर। अभी कन्नौज में एक और राजपूत राजा था, ताकतवर राजा जयचंद, गढ़वाल वंश, पृथ्वीराज चौहान वंश, जयचंद गढ़वाल। बड़ी सारी कहानियां हैं, हम उन कहानियों में नहीं जाएंगे। लेकिन कहते हैं कि तराइन के युद्ध में अगर जयचंद पृथ्वीराज का साथ देते तो शायद मोहम्मद गौरी के लिए भारी पड़ता। खैर वो अब क्या होता, कैसे होता, उस पर हम नहीं जा रहे हैं। कहानी यह है कि जयचंद ने साथ नहीं दिया और 1194 में मोहम्मद गौरी फिर लौट कर आया। चंदावर का युद्ध, जयचंद भी हारे और 1194 में मोहम्मद गौरी का कब्जा बनारस तक, घुर से बनारस। और 94 में मोहम्मद गौरी वापस घुर चला गया। उसके मातहत कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे लोग भारत का प्रभार संभाल रहे थे। इसी तुर्किश आर्मी में एक टर्किश खलजी कमांडर था, बख्तियार खिलजी। उसने कहा आओ देखते हैं बनारस के आगे क्या है। वो बनारस के आगे निकल गया अपनी सेना की टुकड़ी लेकर। बिहार में कोई था ही नहीं, बिहार में कोई था ही नहीं, खाली। वो नालंदा पहुंचा। नालंदा विश्वविद्यालय बहुत प्रसिद्ध विश्वविद्यालय, वज्रायन का केंद्र। अब तक नालंदा वज्रायन का केंद्र बन चुका था, तंत्रवाद का। ध्यान, योग, साधना ने भोग विलास का रूप ले लिया था। और खिलजी ने तबाही मचाई नालंदा में। ये क्या हो रहा है? बोले साहब ध्यान कर रहे हैं। बोले ये कौन सा ध्यान है? नालंदा की विश्वविद्यालय जलाया, आगे बढ़ा, बंगाल पहुंचा। बंगाल का राजा लक्ष्मण सेन, बड़ी मजेदार घटना, बड़ी मजेदार। 18 तुर्क सरदार लक्ष्मण सेन के दरबार में गया, 18 घोड़े के व्यापारी बनकर। 18 8 अंदर दरबार में, 10 बाहर, घोड़े के व्यापारी बनकर। और दरबार के अंदर 18 लोगों ने तलवार निकाल ली, 8 लोगों ने तलवार निकाल ली, 6 लड़ने लगे, 2 दरवाजे की तरफ देख के चिल्लाने लगे, मकसूद को बुलाओ, मजहर को बुलाओ, असलम को बुलाओ। किसी ने लक्ष्मण सेन से कहा कि साहब बाहर तुर्कों की बहुत बड़ी आर्मी खड़ी है, साहब आप निकल जाओ साहब।
लक्ष्मण सेन भाग गया। 18 लोगों ने बंगाल पर कब्जा कर लिया। मानोगे? 18 लोगों ने 18 लोग मिलकर एक गांव पे कब्जा नहीं कर पाते। 18 लोगों ने मिलकर बंगाल पर कब्जा कर लिया, बंगाल पर। और बख्तियार खलजी का उत्साह बढ़ता चला गया। उसने कहा बंगाल के आगे जाएंगे स्वर्ण भूमि में, इंडो चाइना, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम। लेकिन बंगाल और इंडो चाइना के बीच में बड़ी खतरनाक जगह है नॉर्थ ईस्ट। वहां की ट्रेन, वहां की भौगोलिक दशा, वहां का भूगोल, घने जंगल, हैवी रेनफॉल, माउंटेन्स। खलजी को रास्ता पता नहीं था, खलजी को उस जगह के बारे में पता नहीं था। और ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर घुसने लगे। और जब ये नॉर्थ ईस्ट में घुसने लगे तो नॉर्थ ईस्ट के कबीले पीछे हटने लगे, ले गए इनको पीछे तक, नामचा बरवा। जब डीप अंदर जंगल में दूसरे किनारे पे लेके चले गए, तब ये सारे आदिवासी फाइटर जो पेड़ों पे बैठे थे, इन्होंने हमला शुरू किया। खलजी की 2/3 आर्मी खत्म। किसी तरह खिलजी जान बचाकर भागकर बाहर आया। बाहर आया तो उसका एक सिपाही था, मिलिट्री ऑफिसर। उसने पूछा मुबारक खान, उसने पूछा कि सरकार आपको पता था अंदर क्या है? इसने कहा मुझे नहीं पता था। उसने डाल के चाकू हिला दिया। कहा बदतमीज, जब तुझे नहीं पता था तो क्यों जान देने गया था अंदर? और बख्तियार खलजी की हत्या हो गई। और इस तरह 12वीं शताब्दी के अंत होते होते गौरियों का घुर से लेकर बंगाल तक कब्जा। (1190) पंजाब, 1192 दिल्ली और अजमेर, 1194 बनारस। 13वीं शताब्दी की शुरुआत में 2 घटनाएं घट गई। पहली घटना 1203 अंधखोद का युद्ध। लिख के इनबॉक्स कर लो, अंधखोद, ANDHKHOD, अंधखोद। 1203 का अंधखोद का युद्ध। मोहम्मद गौरी का भाई याद है, गयासुद्दीन महमूद, वो सिल्क रूट पे कब्जा करना चाहता था। ख्वारजीमों ने बुरी तरह हरा दिया। सिल्क रूट पर कब्जा करने का सपना ध्वस्त। अब आपका एक बिजनेस लखनऊ में, एक बंबई में है, तो अगर लखनऊ वाला बिजनेस ध्वस्त हो गया तो आप बंबई शिफ्ट करेंगे ना। अब तुर्कों को आप कहां शिफ्ट करना? एक सपना उनका ध्वस्त हो गया। कौन सा? सिल्क रूट पर कब्जा करने वाला। ख्वारजीमों ने हरा दिया। लेकिन उनका दूसरा बिजनेस कहां है? भारत में। अब उन्हें भारत की तरफ मुड़ना ही था। लेकिन एक घटना और घट गई 1205 में। जब आप हारते हो, गिरते हो, रोते हो, तो मरे हुए लोग भी आपके खिलाफ सर उठा लेते हैं। अंधखोद के युद्ध में जब गोरी हार गए ख्वारज़मियों से, तो उत्तर पश्चिम के कबीले थे खोखर, इन्होंने विद्रोह कर दिया। खोखर। मोहम्मद गोरी क्रोधित तो था ही, दुखी तो था ही, क्योंकि वो सिल्क रूट हार चुके थे। वो लौट कर आया, उसने नृशंस दमन किया खोखरों का। लेकिन खोखरों का दमन करके जब वो वापस लौट रहा था 1205, दमयक, एक जगह पड़ती है दमयक, 1205 में दमयक में मोहम्मद गौरी की हत्या हो गई। 2 घटनाएं। 13वीं शताब्दी की शुरुआत में 2 घटनाओं ने भारत के इतिहास की धारा बदल दी। पहली घटना अंधखोद का युद्ध, गौरी सिल्क रूट के खेल से बाहर, और 1205 में मोहम्मद गौरी की हत्या। मोहम्मद गौरी की कोई संतान नहीं, उत्तर भारत का प्रभार किसके पास? कुतुबुद्दीन ऐबक के पास, स्लेव ऑफिसर कुतुबुद्दीन ऐबक। अब मध्य एशिया में, अफगानिस्तान में कुतुबुद्दीन ऐबक क्या है? दास। भारत में क्या है? गवर्नर। क्यों जाएगा वो मध्य एशिया? क्यों जाएगा अफगानिस्तान?
और यहीं पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत का सपना देखा। 1206 में उसने लाहौर को अपना केंद्र बनाया, लेकिन वो भारत का पहला सुल्तान नहीं है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे। जय हिंद।